Hello students, myself Hanis Bansal. Today we will discuss our topic is that system of linear equation. What is the system of linear equation? How we solve system of linear equation? तो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बता दूं आप लोग कि अपने 4 मई को 4 मई को लेक्चर अपलोड किया था एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। उसमें थोड़ी सी मिस्टेक रह गई थी तो वो थोड़ी सही कर लेना, फिर अपने टॉपिक पर बढ़ेंगे। 4 मई का लेक्चर था अपना एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। उसमें एक तो ये मिस्टेक रह गई थी कि ए बी होल ट्रांसपोज होता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी अपने देख ली थी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वहाँ थोड़ी सी मिस्टेक रह गई थी, ट्रांसपोज यहाँ लग गया था। और शायद उसमें ये मिस्टेक रह गई थी अपने नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में एक टॉपिक देखा था लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स। थोड़ा सा इसमें चेक करना, इसमें अपने देखा था ए बी, ए का ऑर्डर है m क्रॉस m या m क्रॉस n, ये अपने देखा था, और बी का ऑर्डर है n क्रॉस n और आई का ऑर्डर है m क्रॉस m। ये n और n इक्वल हो गया। तो यहाँ पर जो है ये a लेफ्ट में है और b राइट में है, तो ये a का राइट इनवर्स है। ये सही कर लेना, उसमें नोट्स में जो आपने नोट लिया है राइट इनवर्स ऑफ है, ये राइट इनवर्स हो जाएगा। और लेफ्ट में हो जाएगा क्या बी ए का ऑर्डर m क्रॉस n है और बी का ऑर्डर m क्रॉस n है, n क्रॉस m है, और आई का ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस n। ये जो है ये लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए के लेफ्ट में उसका इनवर्स है, तो लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स राइट में है तो राइट इनवर्स ऑफ ए, ये ए का तो राइट इनवर्स है। इस प्रकार से ये सही कर लेना। फिर अब अपने टॉपिक पर, ये अपने नोट्स में थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, करेक्शन कर लेना, ये थोड़ी सी मिस्टेक रह गई थी अपनी। अब अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का बेसिक से। बिल्कुल थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th लेवल पर भी और कंपटीशन लेवल पर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो इसमें क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन बताता है कि इस टाइप की होती है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस इसी पर क्लास चलते चलते इक्वल में कुछ भी कांस्टेंट आ जाता है। तो ना तो कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे इसको मैं ऐसे लिख लूँ a11x a12y a13z, इसी प्रकार से यहाँ a1n तक वेरिएबल और b। मीन ये एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब एक प्रकार से देते हैं 2 वेरिएबल में बात करें तो इस प्रकार से मिलती है अपने को। ये 2 वेरिएबल में है, ये इन द 3 वेरिएबल। इसी प्रकार से ये n वेरिएबल में, ऐसे बहुत से वेरिएबल्स में हो सकती है। ये 2 वेरिएबल में है x और y में, ये 3 वेरिएबल x y z में लीनियर क्योंकि पावर 1 है। ऐसे ही फिर x y में बहुत से मिलेंगी। ये सेकंड होगी a21x a22y a23z, इसी प्रकार से a2n तक। यहाँ कांस्टेंट चेंज हो गया, यहाँ b1 b2, इसी प्रकार चलती जाएंगी a31 a32, इसी प्रकार से चलती जाएंगी am1x am2y am3z amn bn, इसी प्रकार से चलती जाएंगी। ये एक सिस्टम बन गया। लीनियर इक्वेशन बहुत सी होगी और बहुत ज़्यादा होने के कारण इसको पूरे तो एक सिस्टम बोल दिया, जिसमें 2 3 जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ अपने एग्जांपल नोट करके बता रहा हूँ किस प्रकार से हो सकता है। जैसे ये हो गया a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू सिस्टम। ये बन गया एक सिस्टम। इसमें 2 वेरिएबल में है ना, x एंड y में 2 वेरिएबल में सिस्टम है ये लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब 3 में बना सकते हैं ऐसे ही
A1x plus B1y plus C1z is equal to D1, A2x plus B2y plus C2z is equal to D2, A3x plus B3y plus C3z is equal to D3। ये सिस्टम हो गया इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। इस प्रकार से ये सिस्टम है। इस सिस्टम का जो जनरल फॉर्म है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से ले देते हैं a x इज इक्वल टू b। अब इसमें 3 है a x और b। ये पहले तो ध्यान रखते हैं तीनों मैट्रिक्स हैं, तीनों मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इन मैट्रिक्स का क्या है, ये जो a है ये यहाँ कहलाती है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या कहलाती है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स किससे बनेगी? इससे बनेगी। ये जो कोएफिशिएंट है A11, A12, A13, A11, ये फर्स्ट इक्वेशन में x ला, y ला, z ला, इसी प्रकार। फिर A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n, इसी प्रकार से AM1, M2, M3 और Mn। ये A हो गया। साथ में ये x बन रही है। कौन कौन से वेरिएबल है? फर्स्ट वेरिएबल x, सेकंड वेरिएबल y, थर्ड वेरिएबल z, इसी प्रकार से हर वेरिएबल चलते जाएंगे। वेरिएबल है इसलिए इनको बोल देते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स। और ये B बन जाएगी जो इक्वल में है B1, B2, B3, B4 और Bn। और इस B को बोल देते हैं, ये इस इक्वेशन के लिए कांस्टेंट है इसलिए इसको बोल देते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट से बनी है कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये वेरिएबल से बनी है वेरिएबल मैट्रिक्स। ये कोएफिशिएंट से बनी है कोएफिशिएंट। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11x प्लस A12y प्लस A13z, ये बन जाएगा। और मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, तो जो पहले एलिमेंट बनेगा वो पहले तो सेम, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर आपको ये मिलने वाला है। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया गया Ax इज इक्वल टू b, जिसमें A जो है वो कोएफिशिएंट से मिलकर बनी, x वेरिएबल से और ये b कांस्टेंट। जैसे कि मैंने जो आपको एग्जांपल बताया इस लिए मैं बताता आपको 3 वाले 3। तो कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं? A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। ये तो हो गया कैपिटल A कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का। वेरिएबल मैट्रिक्स x, y, z, इसको लिख देंगे x इज इक्वल टू b कांस्टेंट से D1, D2, D3। अब इसका सोल्यूशन करोगे तो आपको यही 3 इक्वेशन मिलने वाली है। तो ये तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक शॉर्ट फॉर्म, मोस्टली आपको ये इस फॉर्म में मिलता है, तो हमें इस फॉर्म में देखना है। Ax इज इक्वल टू b होता है, तो हम किसी भी एग्जाम्पल को इस प्रकार से Ax इक्वल टू b में कन्वर्ट कर सकते हैं। Ax इक्वल टू b बन सकता है ना इस प्रकार से। तो ये तो हमारे अभी एग्जाम्पल चल रहे हैं, तो अभी इसके बाद में बात करेंगे एग्जाम्पल्स में। तो ये तो बेसिक हो गया, इसका मतलब नॉर्मली जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारा वो इस प्रकार का होता है, जिसमें 3 प्रकार के मैटर होते हैं। एक तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट से मिलकर बना हुआ, एक वेरिएबल मैट्रिक्स x, जितने भी वेरिएबल है उनसे यूज हुआ, और एक b होता है जो कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट से मिलकर बना। इनका मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा। वेरिएबल 2 में हो सकती है, 3 में, 4 में, कितने भी वेरिएबल में ये बन सकती है। अब ये Ax इक्वल टू b है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये जो 2 पार्ट बनने वाले हैं, ये दोनों पार्ट हमारे अकॉर्डिंग टू b बनने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ b। b के बेस पर हम ये 2 पार्ट बनाने वाले हैं। कि b के बेस पर ये 2 पार्ट कैसे बनेंगे? यहाँ पर b की वैल्यू 2 प्रकार हो सकती हैं, b0 और b नॉन जीरो। b मैट्रिक्स, b0 का मतलब है ऑल दी कांस्टेंट्स आर 0। जो भी आपके क्वेश्चन का सिस्टम दिया गया है उसमें जितने कांस्टेंट है वो सारे 0 हैं, ऑल कांस्टेंट आर 0। मीन ये जो b है ये b1 0, b2 0, b3 0, b4 0, b5, मतलब ये एक 0 मैट्रिक्स।
जो बी मैट्रिक्स बन रही है वो जीरो मैट्रिक्स है, मतलब इक्वेशन के लिए में सारे जीरो हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करता तो ये मेरे को इस प्रकार से मिलता a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x b2y c2z 0, a3x b3y c3z नहीं कांस्टेंट टर्म सारे जीरो मिलती हैं। तो इस प्रकार के इक्वेशन को बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। सिस्टम दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। जिसमें भी कांस्टेंट टर्म सारे जीरो हो, ये जीरो मैट्रिक्स हो, वो होता है होमोजीनियस सिस्टम। और जिसमें भी नॉन जीरो मतलब भी सारे नॉन जीरो ना हो, एटलीस्ट वन, यदि तो एक भी जीरो नहीं हुआ, मान लो b1 जीरो, b2 जीरो, b3 जीरो नहीं हुआ, अब b3 जीरो नहीं है तो ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स में नॉन जीरो एलिमेंट आ गया ना, तो ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो वो मैट्रिक्स भी है, वो नॉन जीरो मैट्रिक्स रहेगी। एट लीस्ट वन कांस्टेंट इज नॉन जीरो, एट लीस्ट वन कांस्टेंट इज नॉन जीरो। और इस कंडीशन में इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजेनियस सिस्टम, ये है नॉन होमोजेनियस सिस्टम, जिसमें तो ना कांस्टेंट टर्म जितने भी कांस्टेंट टर्म उनमें से तो ना एटलीस्ट वन तो नॉन जीरो होगी, चाहे दो नॉन जीरो, चाहे तीन, चाहे चार, सारी नॉन जीरो हो, एटलीस्ट वन तो नॉन जीरो रहेगी। ठीक है, जैसे ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो होमोजेनियस। मान लीजिए ये जीरो है, ये जीरो है, और इसको सपोज लीजिए मैं बंद कर देता, अब सारी जीरो नहीं है तो बी ये नॉन जीरो है, तो ये एग्जाम्पल नॉन होमोजेनियस में चला जाता। अभी होमोजेनियस है, ये नॉन होमोजेनियस, ये अपने 12th क्लास सिलेबस है। 12th क्लास के अंदर अपने सिर्फ नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, होमोजेनियस सिस्टम अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा डीप होमोजेनियस को नहीं पढ़ेंगे, नॉन होमोजेनियस को पूरा डीप से पढ़ेंगे। होमोजेनियस थोड़ा सा देखते हैं। इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन मतलब इन इक्वेशन का सोल्यूशन करते हैं, इसमें से एक्स वाई और जेड की वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना, वो सोल्यूशन होता है। 10th में करते थे, अपने इक्वेशन दी होती थी, सोल्यूशन करते थे, मेथड यूज करते थे, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करते थे, तो वही मेथड है। इसमें जो सोल्यूशन अपने देखते हैं नॉर्मली वैसे तीन टाइप का होता है, या तो उस इक्वेशन का जो सिस्टम है उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, या उसका क्या होगा सोल्यूशन जो है तो तीन टाइप का होता है किसी भी सिस्टम का, या तो यूनिक सोल्यूशन, या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, या नो सोल्यूशन। तीन टाइप का सोल्यूशन किसी भी सिस्टम का रहता है, या तो हो सकता है सिस्टम का तो यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक ही सोल्यूशन हो और सोल्यूशन ना बने, या हो सकता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बन जाए, इसलिए बहुत से बन जाए, या हो सकता है कि उसका कोई भी सोल्यूशन ना बने। बट यहाँ पर होमोजीनियस में एक खास बात ये रहती है कि होमोजीनियस में नो सोल्यूशन वाली कोई कंडीशन नहीं आती। होमोजीनियस के अंदर या तो यूनिक सोल्यूशन रहेगा या इनफाइनाइटली मैनी। होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, नॉन होमोजीनियस की बात नहीं कर रहे। एक बार होमोजीनियस में आपको सोल्यूशन के दो ही टाइप मिलेंगे, या तो होमोजेनियस जो सिस्टम है उसका यूनिक सोल्यूशन ही मिलेगा, या उसके आपको इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे। इसका मतलब मैं यहाँ पर एक छोटा दे सकता हूँ कि जो होमोजेनियस है एट लीस्ट हैव वन सोल्यूशन, एट लीस्ट हाउ वन सोल्यूशन, मतलब एट लीस्ट कम से कम है वन सोल्यूशन तो रख लेगा होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस हो सकता है ना भी रख ले, होमोजीनियस में एट लीस्ट वन सोल्यूशन तो आने वाला है। और ये बात जानना, सोल्यूशन के तीन टाइप होते हैं, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। इसमें भी सोल्यूशन मिल रहा है, इसमें भी सोल्यूशन मिल रहा है। जिन कंडीशन में सोल्यूशन मिलता है उस कंडीशन में जो सिस्टम होता है वो कंसिस्ट सिस्टम होता है। इन दो कंडीशन में यूनिक सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन है, जो सिस्टम आपको दिया गया है वो किसी भी प्रकार का सिस्टम है, वो सिस्टम कंसिस्ट कहलाता है, हिंदी में संगत कहलाता है। और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो उस कंडीशन में भी जो सिस्टम अपने को गिवन है वो सिस्टम कंसिस्ट कहलाता है, मतलब। और जब नो सोल्यूशन वाली कंडीशन आती है उस कंडीशन में जो सिस्टम है वो इनकंसिस्ट की ओर बढ़ने लगता है, इनकंसिस्ट हो जाता है। और होमोजेनियस में अपने देख लेंगे एट लीस्ट हैव वन सोल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, सोल्यूशन तो मिलेगा। इट मीन हम ये कह सकते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम जो अपना है इज ऑलवेज, सदैव इतना रहने वाला है,
क्लैंसिस्ट रहने वाला है। होमोजेनियस सिस्टम कभी भी इनक्लैंसिस्ट नहीं रह सकता। ये कॉम्पिटिशन के लेवल से बड़ा अच्छा छोटा सा टॉपिक है कि होमोजेनियस सिस्टम के अंदर दो ही टाइप का सोल्यूशन रहता है, या तो यूनिक रहेगा या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन रहेंगे। और मतलब एटलीस्ट है वन सोल्यूशन तो रहेगा होमोजेनियस ला, और सोल्यूशन रहेगा इट मीन दैट होमोजेनियस सिस्टम इज ऑलवेज क्लैंसिस्ट ही रहेगा। होमोजेनियस सिस्टम किसी भी कंडीशन पर इनक्लैंसिस्ट नहीं बन सकता, हमेशा आपको क्लैंसिस्ट ला ही फॉलो करना पड़ेगा होमोजेनियस सिस्टम के अंदर। इसमें थोड़ा सा और देखते हैं होमोजेनियस में कि इसमें जो यूनिक सोल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन रहता है, इसमें क्या होता है कि यदि ये सारे जीरो हैं तो इसमें एक सोल्यूशन तो हमेशा ही अपने को मिलेगा। कौन सा? एक्स भी जीरो, वाई भी, सारे वेरिएबल जीरो 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 कर दें तो वो सोल्यूशन तो ऑलरेडी मिलेगा। जैसे कि ये मेरे पास एक एग्जांपल है, यहाँ भी एक्स जीरो पुट कर दें, वाई जीरो पुट कर दें, जेड जीरो पुट कर दें, तो सारा जीरो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स जीरो, वाई जीरो, जेड जीरो, फिर सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स जीरो, वाई जीरो, जेड जीरो, सेटिस्फाई कर रहा है। मीन होमोजेनियस का जो हम कह रहे हैं एटलीस्ट है वन सोल्यूशन, वो फिक्स है कि कम से कम एक कौन सा मिलने वाला है? जीरो जीरो जीरो, ये तो मिलने वाला है। इसके अलावा भी हमें बहुत से मिल सकते हैं, बट ये तो मिलने वाला है। और जीरो 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 जो सोल्यूशन होता है, इस सोल्यूशन को कहा जाता है ट्राइवियल सोल्यूशन। तो ये होमोजेनियस का था, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, इसका अपने सिलेबस में भी नहीं है। इतना ही कंपटीशन तक भी इतना ही रहता है कि होमोजेनियस का जो है वो दो ही टाइप के सोल्यूशन रखता है, या तो यूनिक रखेगा या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। मीन सोल्यूशन तो इसका मिलने ही वाला है, और मिलने वाला है तो इट मीन दैट इट इज़ ए क्लैंसिस्ट सिस्टम। तो ये ऑलवेज क्लैंसिस्ट रहने वाला है, इनक्लैंसिस्ट किसी भी कंडीशन पर नहीं रहने वाला। और एटलीस्ट है वन सोल्यूशन, क्योंकि यूनिक या इनफाइनाइट मतलब सोल्यूशन तो है, तो एटलीस्ट वन तो रखेगा। और जब सोल्यूशन रखेगा तो सिस्टम ऑलवेज क्लैंसिस्ट रहेगा। इट मीन होमोजेनियस सिस्टम कभी भी इनक्लैंसिस्ट सिस्टम नहीं हो सकता। और वन सोल्यूशन इसमें जो हम कह रहे हैं एटलीस्ट कौन सा रहेगा, तो वो जीरो 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 तो रहेगा। मतलब चाहे वो 3 वेरिएबल में, 4 वेरिएबल में, 5 वेरिएबल में, जब होमोजेनियस सिस्टम बन रहा है तो उसका एक सोल्यूशन तो फिक्स है कि सभी वेरिएबल्स को जीरो पुट कर दें, तो वो सब सेटिस्फाई करेंगे, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के सोल्यूशन को ट्राइवल सोल्यूशन कहते हैं। तो ये होमोजेनियस था। अब अपने बात करने लगे नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस मतलब होता है कि एट लीस्ट वन कांस्टेंट इज नॉन जीरो। जो मैट्रिक्स ये वाली बनती है ये नॉन जीरो रहती है, इसमें कहीं ना कहीं पर नॉन जीरो एलिमेंट मिलता है हमें, ठीक है। नॉन होमोजेनियस ये अपने डिटेल से स्टडी करेंगे, तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपने स्लेरेज कर ले नॉन होमोजेनियस पे डिस्कस करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब अपने बात करते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम। यही अपने 12th के सिलेबस में है और कंपटीशन में भी है नॉन होमोजेनियस सिस्टम। नॉन होमोजेनियस सिस्टम स्टार्टिंग तो वही रहेगी Ax इक्वल टू बी, और कंडीशन रहती है नॉन होमोजेनियसली बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, चाहे वो 2 वेरिएबल में हो चाहे 3 वेरिएबल में हो, किसी भी प्रकार से हो। इसमें जो ये ए है ये दोनों प्रकार की मैट्रिक्स हो सकती है, स्क्वायर भी और नॉन स्क्वायर भी, बट अपने जो डिस्कस करेंगे वो तभी करेंगे जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉन स्क्वायर वाला अपने कॉम्पिटिशन में भी कहीं नहीं आता, किसी प्रकार से नहीं आता। जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तभी इसको डिस्कस रहता है। नॉन स्क्वायर वाला ज़्यादा CSR नेट में आता है, उससे पहले तक किसी कॉम्पिटिशन में इसके बारे में डिस्कस नहीं किया जाता। डिस्कस जब भी किया जाता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के हिसाब से ही डिस्कस किया जाता है। Ax इक्वल टू बी, जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात करें, A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2, और A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू D3। फॉर्म में बनाया A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, X, Y, Z, D1, D2, D3। ये है ना, तो सारे जीरो नहीं हो सकते, एटलीस्ट वन तो नॉन जीरो रहेगा, तो बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। Ax इज इक्वल टू बी, मीन यही बात है, Ax इक्वल टू बी उधर से लिख दिया, सही फॉर्म तो यही है, Ax इक्वल टू बी। अब देखिए इसमें जो ये आपको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिलने वाली है वो 3 ऑर्डर 3 की मिली है। स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लासी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, Ax इक्वल टू बी। तो यहाँ से सॉल्यूशन देते हैं, तो सॉल्यूशन क्या होता है, वेरिएबल को फाइंड करना। वेरिएबल कौन सी है, ये x, इनका फाइंड करना है x, तो x का जो पैटर्न है Ax इक्वल टू बी, दोनों तरफ पहले A इनवर्स से मल्टीप्लाई करती है। ये देखना कि A लेफ्ट में है तो मल्टीप्लाई भी लेफ्ट में करेंगे, इस साइड नहीं कर सकते, क्योंकि इस साइड कर दे तो वही प्रॉब्लम देखो ये आ जाती है,
ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स और ये भी मैट्रिक्स। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इफ़ वी मल्टीप्लाई 3 मैट्रिक्स ए बी सी देन वी कैन नॉट मल्टीप्लाई ए डायरेक्ट टू सी। तो मैं ए लो सी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मैं ए लो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई यहाँ नहीं कर सकता था, इसलिए मेरे को ये वाला पैटर्न नहीं लगा सकता, इसलिए मैंने ए इनवर्स लो पहले दिया है। ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए आई हो गया। तो जो एक्स का सोल्यूशन आया वो मेरे पास ले आया ए इनवर्स बी, ए इनवर्स ले आया बी आया। ए इनवर्स बी का मतलब यहाँ से मैं ले सकता हूँ कि ए पहले था तो ट्रांसफर करने पर इनवर्स बन गया, पर लेफ्ट में था तो लेफ्ट में ही रहेगा ए इनवर्स बी। अब मैं ए इनवर्स की वैल्यू पढ़ सकता हूँ। मेरे पास जो ए इनवर्स की वैल्यू है वो क्या होती है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए तो एक नंबर है तो मतलब नहीं है, पर यहाँ ध्यान दें एडजॉइंट ए क्या है, मैट्रिक्स है, और ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स, और ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ जो बी है वो ऊपर एडजॉइंट ए से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये इंपॉर्टेंट एक्स का सोल्यूशन आला ये है। वैसे तो मोस्टली ये मिलेगा, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हम कुछ कंडीशन की बात करेंगे वो यहाँ से इजीली समझा जाती है। ये सॉल्व करने का जो ये प्रोसेस है ये कौन सी थ्योरी लगाती है, मैट्रिक्स थ्योरी लगाती है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मैट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स थ्योरी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो कंसेप्ट है सोल्यूशन करने का। पहला हम यूज़ कर रहे हैं मैट्रिक्स थ्योरी, इन विच वी विल यूज मैट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड अपने यूज़ करेंगे डिटरमिनेंट का, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट आ जाता है उसमें, तो वो चलाता है स्पेशल रूल, वो भी बात करेंगे अपनी। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 टाइप की कंडीशन बनती है, क्योंकि मैंने अभी बताया था सोल्यूशन 3 टाइप के बनते हैं, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो वो तीनों अपने देखने पड़ेंगे भी क्लब बन सकते हैं। तो वो देखिए समझने का बड़ा ईजी वे है, हमेशा यही वे रहता है। सबसे पहले जो डिटरमिनेंट ए है वो 0 आ सकता है। भी सबसे पहले 3 है, 3 में मैं इसको पहले 2 पार्ट में बांट रहा हूँ। भी डिटरमिनेंट ए 0 आएगा या डिटरमिनेंट ए नॉन 0 आएगा, 2 ही बातें होंगी। अब डिटरमिनेंट ए नॉन 0, पहले इस पर बात करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाई ये नॉन 0 नंबर है, ये नॉन 0 नंबर है। अब ऊपर नंबर 2 ही पर क्लास आ सकता है, या तो 0 या नॉन 0। भी इसमें कंडीशन 2 ही बन सकती हैं आगे, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी या तो 0 मैट्रिक्स या एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी नॉन 0 मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई या तो 0 होगा या नॉन 0 होने वाला है। अब दोनों देख लिए, यदि 0 भी हो गया, 0 हो गया, 0 डिवाइड बाय नॉन 0, 0 ये 0 हो गया ना, डिवाइड बाय नॉन 0, आंसर है 0, तो एक्स का आंसर 0 आ गया। और इस कंडीशन में नॉन 0 डिवाइड बाय नॉन 0, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, मीन यहाँ आपको हमेशा कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। तो इस कंडीशन में जो सोल्यूशन रहता है वो रहता है यूनिक। चाहे ऊपर कुछ भी बन रहा है, जब डिटरमिनेंट अपॉन डिनोमिनेटर नॉन 0 बन जाए तब भी आगे दूसरा रूल आया था उसमें भी ये कंडीशन लगेगी। तो यही समझ लीजिए डिटरमिनेंट जो डिनोमिनेटर जो है वो नॉन 0 रहे तो सोल्यूशन यूनिक रहता है। तो इसलिए जब अपॉन में नॉन 0 नंबर है तो न्यूमरेटर 0 आए तो आंसर 0 0 0 मिल जाएगा, सोल्यूशन ट्राइवियल हो जाएगा। और यदि नॉन 0 मिल जाएगा तो नंबर्स में मिल जाएगा, तो मतलब सोल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन रहेगा और कोई मिल नहीं सकता। अब 0 हो जाए, 0 हो जाए तो फिर वही 2 कंडीशन, बी एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी 0 हो और एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी नॉन 0 हो। अब इस कंडीशन को बात लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी नॉन 0, तो क्या बना नॉन 0 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए 0, नॉन 0 डिवाइड बाय 0 मीन आपको एक पर क्लास से क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। अब इनफाइनाइट तो इंडिटरमिनेंट होता है, मतलब इस कंडीशन में हमेशा क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन। जब कहीं भी इनफाइनाइट बनने के चांसेस हो सिस्टम में तो वहाँ हमेशा नो सोल्यूशन रहता है। और इनफाइनाइट क्या बनता है, जब अपॉन का नंबर 0 हो और ऊपर नॉन 0 हो तो नो सोल्यूशन। अब दोनों ही 0 हो, 0/0, जब सारे 0/0 0/0 0/0 बने तो वहाँ ध्यान रखना इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन जब भी होते हैं तो बताया था अभी, जब भी सोल्यूशन मिलता है कंसिस्ट सिस्टम कहलाता है।
सिस्टम कंसिस्ट हो जाता है। यहाँ सॉल्यूशन कंसिस्ट, यहाँ यूनिट सॉल्यूशन, फिर कंसिस्ट सिस्टम, यहाँ नो सॉल्यूशन, तो यहाँ इनकंसिस्ट। तो इसमें नॉन होमोजीनियस में इनकंसिस्ट भी मिल सकता है, होमोजीनियस में नहीं मिलता। होमोजीनियस में दो रिलेशन रहती है, या तो इनफाइनाइट मैनी या यूनिट कंसिस्ट बनता है। नॉन होमोजीनियस के अंदर नो सॉल्यूशन कंडीशन भी मिलती है, इसलिए इनकंसिस्ट सिस्टम भी बन सकता है। और ये 3 कंडीशन से अपने बता सकते हैं। डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है, तो ऊपर चाहे वैल्यू जीरो आए चाहे नॉन जीरो आए, आप लोग यूनिट सॉल्यूशन मिलेगा। इस कंडीशन में जब ऊपर जीरो है, ध्यान दें ऊपर जीरो है, एडजॉइंट ए डॉट बी जीरो है, ये नॉन जीरो, तो आपको आंसर जीरो मिलेगा। और एच जीरो का मतलब एच यहाँ इक्वल है, देखिए जो भी आपके वेरिएबल मैट्रिक्स है वही तो है। जब ये जीरो आ गई तो इसका मतलब एच भी जीरो, वाई भी जीरो और जेड भी जीरो, सारे वेरिएबल जीरो। सारे वेरिएबल जीरो का मतलब ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो यहाँ इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन रहता है वो ट्राइवियल रहता है। यहाँ कुछ भी नंबर्स मिल सकते हैं, एक्स की वैल्यू 2, वाई की 3, जेड की 5, यहाँ वो डिपेंड करता है जैसी वैल्यू अपने पास आएंगी। और जब ये जीरो हो जाए अपॉन में तो कंडीशन 2 फिर बन जाती है। एडजॉइंट ए डॉट बी, न्यूमरेटर भी जीरो, डेनोमिनेटर भी जीरो, 0/0 जब सारे बने तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंसिस्ट पे। और जब नॉन जीरो अपॉन जीरो बने, नॉन जीरो अपॉन जीरो जब भी बने, कहीं भी इनफाइनाइट बने, वहाँ नो सॉल्यूशन इन कंसिस्ट पे रहता है। ये हमारी पहला मैट्रिक्स थ्योरी है। इसे देखिए बड़ा इजीली है। ए एक्स इक्वल टू बी है, एक्स ए और ले ले ए इनवर्स, लेफ्ट में तो लेफ्ट में रहेगा, इनवर्स बी हो गया। ए इनवर्स की वैल्यू कर दी ए एडजॉइंट ए, बी मल्टीप्लाई में डॉट बी अपॉन डिटरमिनेंट, ये नंबर है। इस नंबर के अकॉर्डिंग हम इसको चेक करेंगे। हमेशा 3 कंडीशन बनेगी नॉन होमोजेनियस में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिट सॉल्यूशन की। यदि डिटरमिनेंट जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो हो गया, नॉन जीरो हो गया तो ऊपर से नंबर कैसा भी है, यदि ऊपर वाला नंबर जीरो है तो जीरो अपॉन नॉन जीरो, आंसर जीरो। सारे वेरिएबल आपको इस कंडीशन में जीरो मिलने वाले हैं, ट्राइवियल सॉल्यूशन। ऊपर भी नॉन जीरो, नीचे भी नॉन जीरो, आपको उसमें वैल्यू मिलने वाली है। दोनों कंडीशन यूनिट सॉल्यूशन की हैं, कंसिस्ट सिस्टम की हैं। डिटरमिनेंट डेनोमिनेटर, डिटरमिनेंट जो जिसमें डेनोमिनेटर में है वो जीरो हो गया, तो ये डिपेंड करता है आप न्यूमरेटर पर। न्यूमरेटर नॉन जीरो है तो नॉन जीरो अपॉन जीरो इनफाइनाइट मिलेगा, वहाँ नो सॉल्यूशन रहेगा इन कंसिस्ट सिस्टम। एडजॉइंट ए डॉट बी जीरो है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, 0/0 जब भी बने वहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंसिस्ट सिस्टम। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब अपने इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे, आप नोट कर लीजिए। फिर अपने इसका दूसरा रूल देख लेंगे सॉल्यूशन करने का, डिटरमिनेंट का यूज़ करते हुए। हाँ तो स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जाम्पल। 2x minus y plus 3z is equal to 9, x plus y plus z is equal to 6, x minus y plus z is equal to 2। ये सिस्टम है अपना इक्वेशंस का 3 वेरिएबल्स में, x y z x y z x y z, इन 3 वेरिएबल्स है। 9 6 2 दिख रहा है। नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस का सिलेबस में नहीं आता, थोड़ा बड़ा इजी रहता है, तो नॉर्मली पता चल जाता है भी यूनिट सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। एडजॉइंट सॉल्यूशन रहता है तो उस वाला कम आता है, ज़्यादा नॉन होमोजीनियस ले आता है। नॉन होमोजीनियस है। मैं इसका सॉल्यूशन मैट्रिक्स थ्योरी से लाता हूँ, फर्स्ट लगा रहा हूँ। मैट्रिक्स थ्योरी में बताया कि आपको लिखना होता है ए एक्स इक्वल टू बी। तो ए एक्स इक्वल टू बी में पता था ये ऐसे बनती है, कोएफिशिएंट 2, कोएफिशिएंट -1 3, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1 1 1 1 -1 1। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वेरिएबल एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल, और कांस्टेंट कौन से 9 6 और 2। ए एक्स इज इक्वल टू बी। वेयर अब सब बताएंगे अपने। ए कौन सी है, 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1, ये ए है। एक्स वाई जेड है, बी 9 6 2 है। देखिए बी नॉन जीरो है ना, तो नॉन होमोजेनियस है। ये वेरिएबल मैट्रिक्स, वो कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। सबसे पहले अभी बताया था रिलेशन के अंदर डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक कर रहे हैं तो आप पूरा डिटेल से लिख लेना, मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको। फर्स्ट रो तक एक्सपेंड कर रहा हूँ 2 के हिसाब से, 1 -1 साइन चेंज, ये सारा आपको बताया हुआ है, पॉजिटिव हो गया, इसके हिसाब से 1 -2। फिर उस 3 के हिसाब से अकॉर्डिंग टू 3 -1 -2, 1 + 1 2 2 जा 4 -1 -1 -2 -3 -9 -6 इज नॉट इक्वल टू
0। अभी मैंने डिस्कस किया था भी व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो यूनिक सोल्यूशन, तो मेरे को ये पता लग गया कि इसका जो सोल्यूशन है वो यूनिक है। सोल्यूशन यूनिक है तो यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि अभी मैंने बताया सोल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। बी ये रहा, क्या चाहिए, ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो, नॉन जीरो सोल्यूशन यूनिक। और इसके लिए मैंने कंडीशन और बताई थी भी जब नॉन जीरो हो तो जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, इन्वर्टेबल होती है। इन्वर्टेबल मीन नॉन सिंगुलर होती है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए बताया था सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, एफ आई जे मैट्रिक्स फॉर्म बाय क्लोफैक्टर्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 2 आ जाएगा, इस -1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 -2 -1, 3 के लिए -1 -2 -3, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 +3 2, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 -6 -4, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 -6 -4, इस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 -3 -4, इस -1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 -3 -1 और लास्ट 1 कॉरस्पॉन्डिंग 2 1 3। फिर एडजॉइंट ए में बताया था एफ आई जे जो आता है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं 2 1, ये सारा आपको समझाया हुआ है पहले, -3 -2 -4 +4 -4 +1 +3। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो जो कि क्या है -6, 2 1 -3 -2 -4 4 -4 1 और 3। अब अपने लाइन ले x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। हाँ तो स्टूडेंट्स ये अपने हो चुका है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ, वो सही लग ली है, आप भी देख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी ये, यहाँ 1 आएगा 2 नोट कर दिया था वो, तो ये हो गया A2 -1 3 1 1 1 1 -1 1। इस रिपीट कर देता हूँ सारा। ए जो है ये हो गया डिटरमिनेंट इसका, ये बन चुका है -2। सोल्यूशन करना है डिटरमिनेंट ए का, उसका क्लो फैक्टर्स फाइंड किए हैं, इसलिए ये क्लो फैक्टर्स फाइंड हो चुके हैं, इसलिए जो यहाँ पॉजिटिव होता है सारे फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ये इनवर्स तत्ला आपको सारा बताया हुआ है, तो आप वो फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसला ए इनवर्स आ चुका है, जो भी मिस्टेक हो गई थी वो आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना इसको, वो थोड़ी सी जल्दबाजी में स्पीड में मिस्टेक हो गई। तो एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या आया, ए इनवर्स बी। तो एक्स क्या है, एक्स वाई जेड वैल्यू पुट कर रहे हैं। ए इनवर्स की वैल्यू -1/2 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 3 और बी 9 6 2। तो सोल्यूशन देख लेते आ जाएगा एक्स वाई जेड -1/2। इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, तो आप इधर देख लीजिए किस प्रकार से मल्टीप्लाई होने वाला है। इधर कर देते हैं, यहाँ दिख जाएगा एक्स वाई जेड -1/2। इन दोनों का मल्टीप्लाई होने वाला है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 9 2 18 -12 6 -8 -2। जो फर्स्ट आ जाएगा वो -2 आ जाएगा। फिर 0 × 9 9 -6 -2 +2 -4 आ जाएगा। -2 × 9 -18 +6 -12 +6 -6। तो डिवाइड कर देते हैं इसको, इससे 1 2 3 कंपैरिजन करते हैं, तो x1 y2 z3 ये इसका सोल्यूशन देखो यूनिक आ रहा है। और x y z3 और कोई वैल्यू नहीं आ सकते जो इसको सेटिस्फाई करें सिस्टम को, नॉन होमोजीनियस को। सोल्यूशन आ रहा है मतलब मैं यहाँ बता सकता था कि जो सिस्टम है वो कंसिस्ट है।
वो तो मैं यहाँ से बता सकता था, तो यहाँ से कंडीशन आपको सारी बताई हुई हैं, तो कैसे ये तो पूरा सोल्यूशन हो गया। कॉम्पिटिशन इस प्रकार क्वेश्चन नहीं आता तो अपने वेरीफाई कर सकते हैं ऑप्शन पुट करके। तो ये पहली थ्योरी थी मैट्रिक्स थ्योरी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अपने इसलिए सैथलिन रूल पर डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट का यूज़ करते हुए सिस्टम को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट्स देखते हैं, अब अपने दूसरे वे पर डिस्कस करेंगे। सिस्टम अपने सेम वही लिया है, नॉन होमोजीनियस ला सिस्टम लिया है अपने। इसमें अपने डिस्कस करेंगे किस प्रकार से देखते हैं कि इसमें अपने जो यूज़ करेंगे वो डिटरमिनेंट्स का यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में भी आता है ये, वो मैट्रिक्स थ्योरी जो अपने जो पहले डिस्कस किया था वो मैट्रिक्स का यूज़ था, डिटरमिनेंट का यूज़ है। इसमें यहाँ इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है क्रैमर रूल। ये इसी नेम से ज़्यादा फेमस है, क्रैमर रूल के नेम से ज़्यादा फेमस है ये जो पैटर्न है हमारा। और ये नॉन होमोजीनियस के लिए ही अप्लाई होता है। होमोजेनियस में अप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट जो अपने देते थे आप लगा सकते हैं इसमें। जब इसको डिस्कस कर लेंगे पूरा तो आप इसको अच्छे से बना भी सकते हैं सेल्फ भी डिस्कस करने के बाद। पहले डिस्कस करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, जिसको अपने डी या डेल्टा दो सिंबल यूज़ करते हैं, ये डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं कोएफिशिएंट की A1 A2 A3, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स B1 B2 B3 C1 C2 और C3 जितने भी कोएफिशिएंट हैं। ये 2 में भी बन सकते थे, 3 में बन सकते थे। तो ये 3 वाला देख रहे हैं, 2 वाला आप ट्राई कर लेना इसका जो भी है। फिर दूसरा बनती है D1 डेल्टा 1। इसमें से अब इनमें से किसी भी एक को रिमूव कर देते हैं, चाहे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लो, चाहे वाई लो, चाहे जेड लो। चलो मान लो मैंने एक्स को रिमूव किया, B1 B2 B3 C1 C2 C3। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाले कॉलम को मैंने रिमूव कर दिया, तो वहाँ जो है वो कांस्टेंट का कॉलम आएगा D1 D2 D3। इसी प्रकार से सेकंड डेल्टा 2, इसमें से भी तो ये रिमूव कर दें, तो मैंने इसमें से y रिमूव करना चाहा तो y रिमूव करके वहाँ कांस्टेंट लगा दिए। और इसी प्रकार से फिर आप एक और फाइंड कर लीजिए। जितने भी इस प्रकार से हो सकते हैं, एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हटाते जाएं और वहाँ कांस्टेंट लगाते जाएं। अब मैं जेड वाले रिमूव कर दूंगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और जेड का रिमूव कर दिया। और एक वेरिएबल और होता तो वो रिमूव करते D4 बन जाता। तो जितने भी वेरिएबल आएंगे उस प्रकार से इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब इसमें 3 वेरिएबल हैं, x y और z। देखिए ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये अपॉन में रहेगा हमेशा। जो कोएफिशिएंट से बनी है डेल्टा 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 या डी सिंबल दोनों मिलते हैं। अब यहाँ देखिए जो D1 या डेल्टा 1 है, इसमें से किसके कोएफिशिएंट रिमूव किए थे, x के रिमूव किए थे, तो ये x वाले में आएगा। इसमें से y के रिमूव किए थे तो ये y वाले में और ये z वाले में। अब ये देखिए डिटरमिनेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो डिटरमिनेंट हमने बात की थी कि स्क्वायर का ही होता है, डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, तो स्क्वायर होना जरूरी है। मैट्रिक्स थ्योरी में भी जब हमने इन्वर्स की बात ली थी, AX = B AX = A इन्वर्स B, तो वहाँ इन्वर्स भी हमने बात ली थी, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बननी चाहिए जो भी है, जब भी बने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए, डिटरमिनेंट भी स्क्वायर बनने चाहिए। तो स्क्वायर वाले का ही चल रहा है, तो मोस्टली वही आता है। नॉन स्क्वायर वाले का अपने लेवल में नहीं आता, वो बड़े हाई लेवल में जाता है, वो बहुत लेंथी हो जाता है, तो अपने उसको डिस्कस नहीं कर रहे इस प्रकार से। तो ये x y z आ गया, तो वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू आ जाएगी। बट यहाँ पर भी वही कंडीशंस जो अभी मैट्रिक्स थ्योरी में बात की थी। फर्स्ट कंडीशन कि डेल्टा की 2 वैल्यू आएंगी, या तो 0 या नॉन जीरो, सॉरी नॉन जीरो या 0। अब ये नॉन जीरो है अपॉन वाला, फिर वही बात, ये नॉन जीरो है तो ऊपर की वैल्यू 0 आए चाहे नॉन जीरो आए, आपको जो सोल्यूशन मिलना है वो यूनिकली मिलना है, कंसिस्ट सिस्टम मिलने वाला है। यही उसमें था, अपॉन वाला डिटरमिनेंट A नॉन जीरो होने पर यूनिक सोल्यूशन था। जब डेनोमिनेटर नॉन जीरो रहता है तो सोल्यूशन यूनिकली रहता है, कंसिस्ट सिस्टम रहता है। ऊपर ला जाए फिर 0 हो चाहे नॉन जीरो हो, ठीक है। यदि ऊपर वाले 0 हो गए तीनों ही, इसमें ये पढ़ देते हैं, इफ़ डेल्टा 1 = डेल्टा 2 = डेल्टा 3 = 0।
इसमें ये तो नॉन जीरो है, क्लियर नंबर है। ऊपर तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों जीरो मिले, 0 अपॉन नॉन जीरो एक्स जीरो, 0 अपॉन नॉन जीरो वाई जीरो। तो इसमें आप लोग तीनों जीरो मिलते हैं, वो बताया था उस कंडीशन में भी आप लोग, ठीक है। और यदि इनमें से कोई भी जो जीरो नहीं होगा वो आपको नंबर दे देगा, जो जीरो हो जाएगा वो आपको सोल्यूशन जीरो दे देगा, जो जीरो नहीं रहेगा वो आपको नॉन जीरो सोल्यूशन दे देगा। तो सोल्यूशन यूनिकली रहेगा। जीरो हो जाए तो आपके फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड कैसे हो जाएगा। यदि आप लोग डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों जीरो मिल जाएं, ये भी 0.0 0.0 तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, वो भी देख लेंगे। इससे पहले यहाँ देखते हैं, एट लीस्ट 1 इज नॉन जीरो आउट ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। इसका मीन समझे, एट लीस्ट 1 डेल्टा 1 डेल्टा 2, देखिए डेल्टा तो जीरो है, अपॉन में तो जीरो मिलने वाला है आप लोग। ऊपर जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 है उनमें से एट लीस्ट 1 नॉन जीरो हो जाए। मान लीजिए ये दोनों जीरो हो गए, ये नॉन जीरो हो गया, एट लीस्ट 1 दो भी हो सकते हैं, ये नॉन जीरो हो गया, नॉन जीरो अपॉन जीरो वाई इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आ गया तो वहाँ आप समझते रहते हैं, जहाँ भी इनफाइनाइट बनने के चांस होते हैं वहाँ एक चीज़ रहती है, नो सॉल्यूशन इन कंसिस्ट। वहाँ क्या रहता है, नॉन जीरो रहता है, इनकंसिस्ट रहता है। जहाँ भी इनफाइनाइट बनने का चांस हो, अपॉन में जीरो और ऊपर लाइन नॉन जीरो बनता हो, वहाँ नो सॉल्यूशन। सारे जीरो बनते हो तो यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहता है। उसमें तो डायरेक्ट हमें पता था, मैट्रिक्स थ्योरी में थे, जब 0.0 बनता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहते हैं। यहाँ हम कह नहीं सकते, यहाँ पहले पेयर बता जाते हैं, मे बी कंसिस्ट और मे बी इनकंसिस्ट। यहाँ इनमें से अच्छी तरह डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता कि मे बी कंसिस्ट है या और मे बी इनकंसिस्ट है, मे बी कंसिस्ट है और मे बी इनकंसिस्ट है। इफ़ कंसिस्ट, यदि कंसिस्ट सिस्टम आ जाए, देख लेंगे इसमें चलेगा, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पहले तो हम यहाँ जब इतना आ जाए, सारे जीरो आ जाए, तो हम ये श्योर नहीं हो पाते भी कंसिस्ट है या नॉट कंसिस्ट है, इनकंसिस्ट है। यदि हम ये श्योर हो जाए भी कंसिस्ट है, वो भी देते हैं कैसे, तो फिर हमें पता लग जाता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब हम ये देखते हैं कि इस कंडीशन में हमें कैसे पता लगेगा भी कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट। वो अपने सिलेबस में नहीं है तो ज़्यादा थोड़ा स्पीड से बताता हूँ आपको एक बार कि यदि ये कंडीशन बन जाए, डेल्टा 0 डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे जीरो हो जाएँ, तो आप ये श्योर नहीं हो पाएंगे ये कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है। तो श्योर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपको 3 इक्वेशन दी गई हैं, ये 1 2 3, मैंने इसमें से एनी 2 कोई भी 2 यूज कर ली, पहली दो चूज करते ही मैंने इसमें से क्या करूँगा, इन दोनों में से एक्स और वाई में रह जाएगी, जेड को मैं ट्रांसपोर्ट कर दूँगा, जेड को मैं क्या कर दूँगा, ट्रांसपोर्ट एक उधर दोनों तरफ राइट साइड में, तो इधर एक्स वाई रह जाएंगे। फिर मैं किसी भी प्रकार से एलिमिनेशन कर या सब्स्टिट्यूट करके वाई और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। वो जो दोनों वैल्यू आएंगी एक्स एंड वाई की, वो जेड की फॉर्म में आएंगी। फाइंड एक्स एंड वाई इन द फॉर्म ऑफ जेड, एक्स भी आ जाएगा वाई भी आ जाएगा, पर वो जो आंसर आएंगे वो जेड की फॉर्म में आएंगे। और वो जो जेड की फॉर्म में आएंगे एक्स और वाई, वो यहाँ पुट कर देंगे। और यहाँ पुट करने पर यदि वो वैल्यू इसे सेटिस्फाई करें तब तो कंसिस्ट है, और सेटिस्फाई ना करें तो इनकंसिस्ट है। समझें भी, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू जेड की फॉर्म में फाइंड करते, वो यहाँ पुट कर देंगे, सारा जेड में हो जाएगा। और यदि वो इसको सेटिस्फाई करे तो वो तो कंसिस्ट है, अदरवाइज इनकंसिस्ट है। इस प्रकार का सोल्यूशन रहता है। तो इस प्रकार की इसमें कंडीशन बनती है। अब 2 वाला भी इस प्रकार से बना सकते थे। 2 वाले में क्या होता, 2 वाले में इस प्रकार से रहता है, a1x + b1y = c1। 2 वाला बना लेना, उसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। और 2 वाला एक स्पीडली मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से बनेगा। थोड़ा सा देखिए, 2 वाला कैसे बन जाएगा। 2 वेरिएबल्स में a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। ये 2 वेरिएबल में है, x एंड y में 2 वेरिएबल में है। तो इसको मैट्रिक्स थ्योरी से भी सोल्व कर सकते थे। मैट्रिक्स थ्योरी में आपके पास इस प्रकार से बनता ax = b, a बनता a1 b1,
A2B2, H आपके पास बनता XY और कॉन्स्टेंट आपके पास बनता C1 C2। तो फिर ये H आपके पास बनता A इनवर्स B और ये उधर ले जाते इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं। इसमें पहले डेल्टा या डी बनेगा, कोई भी सिंबल यूज करें, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से बनेगा A1 B1 A2 B2, सोल्यूशन कर लेंगे इसका। फिर डेल्टा 1 या D1 में किसी भी एक को रिमूव कर दिया, A1 A2 रिमूव कर दिया, वहाँ पर हम C1 C2 ले आए, B1 B2 सेम रहा। 2 वाले में Y को रिमूव कर दिया, वहाँ C1 C2 ले आए। तो H में डेल्टा तो अपॉन में रहता है, इसमें तो इसको रिमूव किया था H लो तो H में ये आ जाएगा, इसमें Y लो Y तो ये आ जाएगा। फिर वही कंडीशन डेल्टा नॉन जीरो, जब अपॉन में नॉन जीरो रहे तो ये फिक्स रहता है। आप ध्यान रखें यूनिट सॉल्यूशन के साथ कंसिस्ट सिस्टम बड़ा इजीली वे है याद रखने का भी। जब अपॉन में नॉन जीरो है तो आप लोग तो आंसर मिलेगा, चाहे वो 0 0 मिले चाहे आपको नंबर्स मिले तो यूनिट सॉल्यूशन मिलेगा। सेकंड आप लोग वही दो कंडीशन, डेल्टा 0 होने पर 2 पार्ट आप बांट दीजिए, यदि दोनों 0 मिल जाएं या एटलीस्ट 1 नॉन जीरो, इसमें से डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों में से एटलीस्ट 1 नॉन जीरो हो। एटलीस्ट 1 नॉन जीरो हो तो जो भी नॉन जीरो बनाएगा उसके अपॉन में 0 लगाते ही वो आपको इनफाइनाइट देगा तो आप क्लास नो सॉल्यूशन के साथ इन कंसिस्ट सिस्टम रहने वाले हैं। और इसमें फिक्स होता है जब दोनों 0 हो अपॉन में 0 हो तो ये आपको यहाँ फिक्स देता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। 3 वाले में डाउट रहता है, 2 वाले में फिक्स रहता है कंसिस्ट सिस्टम। ये आपने 10th क्लास में आपने पढ़े थे, बट वहाँ आपने इसको थोड़ा सा चेंज करके पढ़ा था। इसको आपने चेंज करके पढ़ा था कि पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसाइड लाइंस, यही पढ़ा था ना। वहाँ आपने 3 पार्ट्स पढ़े थे, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसाइड, ये तो लाइंस के हिसाब से पढ़े थे आपने। फिर आपने देखा था कि पैरेलल होता है तो नो सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग में आपने पढ़ा था कि यूनिट सॉल्यूशन होता है, और कोइंसाइड में आपने पढ़ा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ये सॉल्यूशन की नेचर पढ़ी थी आपने। फिर आपने यहाँ पढ़ा था इनकंसिस्ट होता है, 10th में भी था ये। फिर आपने यहाँ पढ़ा था कंसिस्ट होता है, जहाँ सॉल्यूशन मिलता है वहाँ कंसिस्ट होता है। ये सिस्टम की नेचर थी। यहाँ आपने कंडीशन पढ़ी थी पैरेलल में, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इंटरसेक्ट में आपने पढ़ा था A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। यहाँ आपने पढ़ा था कोइंसाइड में A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये 10th में पढ़ा, थोड़ा स्पीड से बता दिया आप लोग, इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो आप लोग रीकॉल हो जाएगा जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है। ये जो सारा आपने पढ़ा हुआ है ये सारा आपने यहीं से पढ़ा है, तब आपको ये पता नहीं था, अब मतलब पता लग जाएगा। तो जैसे उसने इतला था, मैं सिर्फ पहले की बात कर रहा हूँ, डेल्टा नॉन जीरो, मैं इस क्लास सोल्यूशन कर रहा हूँ डेल्टा इज इक्वल टू नॉन जीरो यूनिट सोल्यूशन कंसिस्ट सिस्टम, यही तरह ना, डेल्टा नॉन जीरो यूनिट सोल्यूशन कंसिस्ट सिस्टम। तो मैं डेल्टा ये रहा डेल्टा, ये इसने इतला नॉन जीरो, ये था ना डेल्टा नॉन जीरो, डेल्टा ये रहा मेरा नॉन जीरो। डिटरमिनेंट सॉल्यूशन किया A1 B2 माइनस A2 B1 नॉन जीरो, A1 B2 इज नॉट इक्वल टू A2 B1। ये थोड़ा सॉल्यूशन किया A1 अपॉन B1 इज नॉट इक्वल टू A2 अपॉन B2। क्या ये सेम नहीं बनी? क्या सेम ही तो बात आ गई, वही यूनिट सॉल्यूशन कंसिस्ट, तो यही यहाँ ले रहा है यूनिट सॉल्यूशन कंसिस्ट, तो ये यहीं से बना रहा था। तो अब 10th वाले इस पैटर्न में आप ये ध्यान रखना है, जो 10th में आपने ये पढ़ा था ना, ये आपका वहाँ भी नॉन होमोजीनियस के लिए होता है। होमोजीनियस में आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, नॉन होमोजीनियस का ही पैटर्न रहता है ये सारा का सारा। तो ये आपका 2 का भी था। आप इसे स्पीड से नोट कर लीजिए, सारी कंडीशन आपकी हो चुकी हैं, ग्रामर रूल आपका हो चुका है। अब अपने इससे सिर्फ 1 या 2 एग्जाम्पल देख लेंगे और इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। So students, let's start our examples on the basis of grammar rules. First system is that x plus y plus z is equal to 2, x plus 2y plus 3z is equal to 4, 2x plus 3y plus 4z is equal to 11.
ध्यान से देख लें, नॉन होमोजेनियस इन 3 वेरिएबल्स। आई एम यूजिंग क्रैमर। फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्रैमर रूल फाइंड डेल्टा 1 1 2 1 2 3 1 3 4। इसका सोल्यूशन करेंगे अपने एक्सपेंड करते हैं 1 के रिस्पेक्ट में। 2 4 जा 8 माइनस 9, साइन चेंज -1 4 माइनस 6। ये आपको सारा सिस्टम समझाया हुआ है 3 माइनस 4। तो आप सोल्यूशन कर सकते हैं 8 माइनस 9 माइनस 1 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 3 माइनस 4 माइनस 1, जो आपको 0 मिला। अब यहाँ ध्यान से देखें, जब आपको डेल्टा 0 मिलता है तो आपके पास 2 रिजल्ट बनते हैं। यदि डेल्टा 0 मिलने के बाद डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 आप फाइंड करेंगे और सारे आपको 0 मिल जाएंगे तो आप डाउट में आ जाएंगे विद क्लनशिस्ट या इनक्लनशिस्ट, तो उसको छोड़ देना है, वो अपने सिलेबस में नहीं है। डेल्टा 0 मिलने के बाद यदि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इन तीनों में से कोई भी एक आपको नॉन जीरो मिल जाएगा तो इन्फिनिट बनेगा, तो वहाँ आपका नो सोल्यूशन रहेगा। नो सोल्यूशन है तो अपने फाइंड कर ही नहीं सकते, बात खत्म हो जाएगी। यदि ये नॉन जीरो होता तो यूनिक सोल्यूशन बनता, तो सोल्यूशन 100% आता। अब डेल्टा 1 फाइंड करते हैं। पहले डेल्टा 1 में करते हैं, जो एक्स वाले ऑप्शन है वो छोड़ देते हैं, वाई वाले सेम रहेंगे 1 2 3 1 3 4, और एक्स वाले तो रिप्लेस बाय कॉन्स्टेंट 2 5 11। सोल्यूशन देख लिए विद रिस्पेक्ट टू इस 2 4 जा 8 माइनस 9 विद रिस्पेक्ट टू -1, साइन चेंज कर देंगे ना 1 2 के हिसाब से। 5 4 जा 20 माइनस 11 3 जा 33, लास्ट में इस +1 ले 5 3 जा 15 माइनस 22 माइनस 9 8 माइनस 1 माइनस 2 20 माइनस 33 माइनस 13 प्लस 13 15 माइनस 22 माइनस 7। ये जो वैल्यू आ गई आपकी 6 आ गई, नॉन जीरो आ गई। जो डेल्टा 1 आया वो आपका कितना आया, नॉन जीरो आया। सॉरी 4 हो गया ना, मिस्टेक हो गई, नॉन जीरो। अब वो कंडीशन बदली, डेल्टा 0 डेल्टा 1 नॉन जीरो, तो मैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्यों फाइंड करूँ। डेल्टा 1 नॉन जीरो है, डेल्टा 0 है, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो हो गया तो मैं लिख सकता था क्या, इसके नीचे यहाँ नोट कर देना, डेल्टा 0 डेल्टा 1 नॉन जीरो मीन नो सॉल्यूशन इन कंसिस्ट सिस्टम। यदि कोई भी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 1 जीरो आ जाता तो फिर डेल्टा 2 फाइंड करते। सपोज कीजिए डेल्टा 2 भी जीरो आ गया, फिर डेल्टा 3 फाइंड करते। अब सपोज कीजिए डेल्टा 3 नॉन जीरो आ गया, तो फिर एक नॉन जीरो हो गया। नॉन जीरो हो गया तो वहाँ पर नो सोल्यूशन। जब सोल्यूशन नहीं है तो आगे क्यों बढ़े, सिस्टम इनकंसिस्ट हो चुका है, सोल्यूशन है ही नहीं उसका, तो क्यों कह रहे हैं नो सोल्यूशन, सोल्यूशन है ही नहीं कुछ, तो फाइंड क्यों कह रहे हैं आगे, हो गया पूरा, ठीक है। यदि तीनों नॉन जीरो रहते, डेल्टा 1 भी नॉन जीरो, सॉरी डेल्टा 1 भी जीरो, डेल्टा 2 भी जीरो, डेल्टा 3 भी जीरो, तो डाउट रहता है कि कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है, और फिर देखना पड़ता। कंसिस्ट बनता तो बताया आप मतलब किन्हीं भी 2 में से एक्स और वाई तो जेड में फाइंड कर लीजिए, थर्ड में पुट कर दीजिए, थर्ड तो सेटिस्फाई करे तो कंसिस्ट, नहीं करे तो इनकंसिस्ट, वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो ये एग्जांपल हो गया। अब अपने बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। ये 2 वेरिएबल का एग्जांपल लिया है मैंने, 3 वेरिएबल के अब कर सकते हैं आप, डाउट आएगा फिर वो देख लेंगे, कोई बात नहीं है। तो ये 2 वेरिएबल का स्टार्ट करते हैं। 2 वेरिएबल में भी सेम क्रैमर रूल यूज कर रहे हैं। डेल्टा फाइंड किया 1 2 2 4 4 माइनस 2 2 जा 4 0, यहाँ पे डेल्टा फिर 0, और डेल्टा फिर 0 का मतलब या तो नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसमें डाउट रहता नहीं है, कंडीशन 2 ही बनेगी। डेल्टा 1 में एक्स के ऑप्शन छोड़ दिए, वाई वाले तो रहेंगे 2 4, एक्स वाले में 5 और 10 आ गए, 5 4 जा 20 माइनस 10 2 जा 20, ये भी 0। अभी तक तो नो सोल्यूशन कंडीशन नहीं आई ना, नॉन जीरो तो नहीं आया। फिर डेल्टा 2 देखो, एक्स वाले तो सेम रहेंगे, वाई वाले तो कांस्टेंट से चेंज कर देंगे, 10 1 जा 10 माइनस 10, ये भी 0। ये लो आपका जो आंसर आया वो ये आया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा, सारे 0 आ गए, और सारे 0 आ गए तो आपको पता है क्या रहेगा, 2 वाला है तो डाउट नहीं रहेगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन रहेंगे।
क्लैंसिस्ट सिस्टम। अब सॉल्यूशन तो नहीं है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे फाइंड करें भाई? तो इनफाइनाइट फाइंड करना था तो पैटर्न देखते हैं। इनफाइनाइट कैसे फाइंड करें? कोई भी एक इक्वेशन, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, कोई भी यूज कर लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में से जो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी वो 5 - 2y आएगी। फर्स्ट का यूज़ कर रहे हैं। 2 में से देख लो यही आएगी। 2 में से भी यदि आप फाइंड करते हो एक्स तो यही आएगा आपको 5 - 2y। वो भी देख लें ट्रिक और एक्स इक्वल टू 5 - 2y आ गया। अब ध्यान से देखें तो जो आपका एक्स है वो वाई पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे वाई की वैल्यू पुट करते जाएंगे एक्स आता जाएगा। तो इसलिए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है ना। वाई पुट करते जाओ एक्स आता जाएगा, वाई पुट करते जाओ एक्स आता जाएगा, वाई पॉट एक्स, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए। तो लेट कर लेते हैं वाई इज इक्वल टू क्ले बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। सोल्यूशन रियल रहते हैं हमेशा। वाई क्ले देन एक्स 5 - 2 क्ले। सो सोल्यूशन आ गया आपका एक्स 5 - 2 क्ले और वाई इज इक्वल टू क्ले और क्ले बिलोंग्स टू आर। ये किसी भी कॉन्स्टेंट के रूप में आप इसको इनफाइनाइट सोल्यूशन को शो कर सकते हैं। तो ये हो गया इनफाइनाइट सोल्यूशन। अभी आप इसको देख लीजिए इस प्रकार से भी। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 10th में भी आता था। अभी मैंने बताया भी था A1/A2 1/2 B1/B2 2/5 सॉरी जल्दी लिख दिया ना 4 है 2/4 1/2 C1/C2 5/10 1/2। अभी बताया जब सारे सेम हो जाएं और 10th में भी आपने स्टडी किया हुआ है when A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 देन जो आपकी लाइंस बनती हैं वो कौन सी बनती हैं? कॉन्साइड बनती हैं। कॉन्साइड बनती हैं तो सोल्यूशन कैसे बनते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन बनते हैं। और सिस्टम कैसा रहता है? कंसिस्ट रहता है। तो दोनों लाइंस के जो इक्वेशन देखने में 2 लग रही हैं पर वास्तव में तो एक ही है। डबल तो किया इसको तो 2 इक्वेशन है ही नहीं, सिंगल इक्वेशन है। बट प्लस 2 अपने प्रोसेस की बात कर रहा है तो अपने प्रोसेस किया है। तो ये आपका जो चैप्टर था वो सारा कंप्लीट हो गया टॉपिक के साथ। टॉपिक था सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पूरा का पूरा बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। फिर भी कोई गलती रह गई हो तो आप बता दें कमेंट करके भी इस प्रकार का डाउट आपको है या इसमें तो किसी प्रकार से बीच में मिस्टेक रह गई, एक जगह पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी गई थी तो वो सही करने का प्रयास भी किया है पूरा। फिर भी थोड़ा बहुत रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उसको नेक्स्ट वीडियो में सही करके आपको बता दिया जाएगा। और इसी के साथ आपका जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सारा का सारा चैप्टर मैट्रिक्स का जितना भी था। फिर भी तो आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल स्टूडेंट्स गुड बाय।